हेलो एवरीवन, वंदना अकेडमी में आपका बेहद स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो जैसा कि सीडीपी की सीरीज आपकी चल रही है, 15 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया था। हमने प्रश्नों को यहाँ तक सॉल्व कर लिया था कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या परेशानी होती है। तो ये आपकी क्या होती है, डिस्ग्राफिया होती है। यानी बच्चे शारीरिक रूप से बिल्कुल भी अक्षम नहीं है, उनमें कोई भी कमी नहीं है, लेकिन ये डिस्ग्राफिया है और ये लिखने से संबंधित होती है और ये सभी में पाई जाती है। ये आप लोगों में भी होगी। शुरुआत में जब हम लिखते हैं बच्चे, तो कभी मीनिंग गलत कर देते हैं या फिर मात्राओं का ज्ञान नहीं होता है, तो ये यानी डिस्ग्राफिया सभी में पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम 16वें प्रश्न से। तो सीटेट अगर आपको पास करना है तो मेन पॉइंट में आपको बता दूं, सबसे पहला है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट लगाओगे, आपकी सीटेट के प्रश्नों पर पकड़ बनेगी। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है पेपर फर्स्ट के लिए, और पेपर सेकंड में आपका साइंस, मैथ और एसएसटी, इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। इसके साथ आपको निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट अवश्य आने चाहिए, और फिर थोड़ी सी पेडागोजी यानी कि समझ के साथ आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। और ये सारी चीजें आपको तब आएंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और प्रैक्टिस सेट भी किसी की सहायता से लगाएंगे। जैसे कि हम आपको लगवाते हैं तो पूर्ण पेडागोजी के साथ हम प्रश्नों को सॉल्व करवाते हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ शिक्षण विधियां भी अवश्य आनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको सारा पेपर भी आता है। लेकिन बहुत से बच्चे जाकर के 80 से और 89 तक अटक जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अभी से आप प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करिए और अपने टाइम को मैनेज करिए कि आप कितनी देर में प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि प्रश्न सीटेट में बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइए। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। चलो हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है आंशिक पुनर्बलन। ठीक है, आंशिक पुनर्बलन ये क्या होता है? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो राइट आंसर है आपका नंबर डी। आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें छात्र को किस अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता है। इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है, यानी वो सारी क्रियाएं करेगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता। उसे ऐसा लगता है कि हमारी इस क्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा, इस पर नहीं मिला तो अगली पर मिलेगा, अगली पर नहीं मिला तो इससे अगली पर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आंशिक पुनर्बलन होता है। क्योंकि अगर आपने बच्चे को किसी एक क्रिया पर उसकी पर पुनर्बलन दिया है, तो उसे लगेगा कि आगे की मेरी जो क्रिया है आगे की, तो उन पर भी मुझे पुनर्बलन मिल सकता है। तो इसलिए सतत पुनर्बलन की अपेक्षा ये अधिक ज़्यादा यानी ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आप समझ पा रहे होंगे, मैं पूर्ण पेडागोजी के साथ ही आपको बताती हूँ कि आंशिक पुनर्बलन और सतत है कि हमेशा पुनर्बलन आप देते ही जाओ, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, सतत मूल्यांकन आप बच्चे का कर सकते हो। ठीक है, सतत मूल्यांकन आप बच्चे का कर सकते हो, लेकिन सतत पुनर्बलन अगर आप बच्चे को छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी क्रियाओं पर अगर आप सतत मूल्यांकन देते रहोगे, तो ये भी ठीक नहीं है। बच्चा मतलब अंदर से ये सोचने लगता है कि वो तो जो भी करेगा, जो भी मतलब बताएगा, वो सब उसका सही ही होगा। प्रश्न है आपका, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? यानी एक सशक्त विद्यालय है और अपने शिक्षकों में देना है, तो योग्यताओं में से किसे अधिक बढ़ावा देगा? अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति या स्मृति? तो राइट आंसर है आपका नंबर बी। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सदैव प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। यानी ये जब तक प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति शिक्षकों में नहीं होगी, तब तक वो मतलब ज्यादा अच्छा अधिगम नहीं कर पाएंगे। अधिगम नहीं मतलब शिक्षण, बच्चों से ज्यादा अच्छा अधिगम नहीं करा पाएंगे। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है।
विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता, जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। यानी अंत विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ, तो सबसे ज्यादा लाभ इसका क्या होता है? अंत विषयी अनुदेशन आपको बच्चों से करवाना है। तो राइट आंसर है आपका नंबर बी। यानी अंत विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। यानी बच्चा कोई भी विषय, कोई भी ज्ञान उसने सीखा है तो उसको वो बहुत से संदर्भों में, यानी बहुत सी जगह, ठीक है, बहुत संदर्भों में यानी बहुत सी जगह उसका प्रयोग कर पाए और प्रयोग के साथ उसका सामान्यीकरण भी कर पाए, उसे सामान्यीकरण के अवसर भी इसमें दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है क्या? यानी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा। निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता अभिविन्यास। तो इसमें आपका राइट आंसर है नंबर ए। जिन शिक्षार्थी के पास निष्पादन उपागम का अभिविन्यास होता है, वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने। यानी एक शिक्षक है के अलावा, यानी इनमें से एक के अलावा, ठीक है, सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। इनमें से एक से आपका कार्य जो है उससे विद्यार्थी की जो समस्या है वो मजेदार नहीं होगी, बाकी से 3 से होगी। तो राइट आंसर है आपका नंबर बी। यानी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करनी। आप परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं कर सकते हो कि यानी बच्चा जब अपने आप से कोई कोशिश कर रहा है तो उससे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि त्रुटियां हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक अधिगम का हिस्सा होती हैं। हम व्याख्या देखते हैं। शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करनी चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान को रोचक बनाया जा सकता है। यानी बच्चे जो गलतियां करते हैं तो त्रुटियां, गलतियां क्या है, ये हमारे अधिगम का एक हिस्सा होती है। और मतलब कोई भी कार्य ये नहीं है कि बच्चा शुरू से उसे पूर्ण कर लेगा। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। तो ये आपका है स्वनिम। राइट आंसर आपका क्या होगा, स्वनिम। और इसमें आपका जैसे आपके अक्षर होते हैं जैसे आ, का, ठीक है, ई, तो ये हमारी जो, ठीक है, अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इस तरीके से इसे हम स्वनिम कहते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है शिवाय। यानी जहां भी शिवाय आ जाए, शिवाय का अर्थ है यानी एक इसमें से आपका नहीं है, ठीक है, शिवाय। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या है, राइट आंसर है आपका नंबर सी। यानी बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों में सीखने का आकलन किया जाता है। ये किसी भी प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि में विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि या बाह्य कारक। यानी सीखने के लिए सबसे अधिक रूप से अभिप्रेरित। तो इसमें राइट आंसर है आपका नंबर सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अब असफलता से बचने के लिए आप अभिप्रेरणा, यानी सिर्फ आपको असफलता से बचना है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इससे बच्चा क्या है, अभिप्रेरित नहीं होगा, यानी वो सिर्फ उसको पास होने के लिए ही पढ़ाई करेगा। और बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या तो बहुत कठिन लक्ष्य अपना निर्धारित करेगा, या फिर कठिन क्योंकि उसको सफल होना है, या फिर बाह्य कारक। बाह्य कारक से भी, यानी बाह्य कारक में आपके होते हैं जैसे बच्चे को पुरस्कार देना, पैसे देना, टॉफी देना, ठीक है, इस तरीके से। यदि तो बच्चा को आप जब टॉफी देते हो कि आप अगर 2 का पहाड़ा सुनाओगे याद करके तो आपको टॉफी मिलेगी, तो ये बाह्य कारक होते हैं। तो इससे बच्चा अंदर से अभिप्रेरित नहीं होगा, ठीक है, अंदर से जब तक अभिप्रेरित नहीं होगा, और वो सिर्फ टॉफी पाने के लिए ही पढ़ेगा। तो यह है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। यानी बच्चे जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वयं, व्यक्तिगत यानी स्वयं, यानी प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होगी, तब तक वो अंदर से अभिप्रेरित नहीं होगा, और ये अधिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, नंबर ए, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो बुद्धि लब्धांक जब हम निकालते हैं तो इसमें हम उच्च जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक है, उससे शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश कितने वर्ष की होगी? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 85 वर्ष या 12 वर्ष। तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो है आपका मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। तो अब इसमें मानसिक आयु कितनी है? तो मानसिक आयु है उसकी 75, ठीक है, और उसकी जो वास्तविक आयु है वो 16 वर्ष है। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, तो इसमें हमारा ये निकल के आएगा 12 वर्ष। तो इसमें पहले हमने MA 75 बराबर, ठीक है, यानी बुद्धि लब्धांक बराबर, तो बुद्धि लब्धांक उसका कितना है 75 है, 75 है, अंक उसने कितने प्राप्त किए हैं 75 किए हैं, और MA गुणा CA गुणा 100, तो 75 MA बट्टे 16, 16 उसकी वास्तविक आयु है गुणा 100, और ये 75 गुणा 100 जब हम इसको काटेंगे, आप इसको काट के देख लेना, ठीक है। तो ये इसका सूत्र होता है, ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है, IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, यानी MA बट्टे CA, यानी बुद्धि लब्धांक बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, ये आपको हमेशा याद रखना है, और ये निकल के आएगा 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए? अन्य शिक्षकों समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों समावेशन, विद्यार्थियों बहिष्करण। यानी विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। जब तक विद्यार्थियों का समावेशन नहीं होगा, शिक्षकों का समावेशन नहीं होता है, और विद्यार्थियों को बहिष्करण भी नहीं करना है, अभिभावकों का समावेशन भी आपको नहीं करना है, तो राइट आंसर आपका नंबर बी। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। सिवाय का अर्थ होता है यानी एक आपका इनमें से नहीं है, के सिवाय। संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन। तो समावेशन, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, पृथक्करण यानी अलग करना। सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना एवं अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों का क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है सिवाय पृथक्करण के। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, और जैसा मैंने आपको बताया है जेंडर से आपके प्रश्न अवश्य बनते हैं। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को
समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। यानी लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका इसमें क्या हो सकता है, ये चीज आपको देखनी है। तो राइट आंसर है आपका नंबर ए। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना है। ठीक है, यानी जो भी लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार है तो उनको संज्ञान में लेना है। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, ये वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, ये हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूर्वक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, ये सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर है आपका नंबर बी, ये वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अब शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन, ठीक है, क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो यह है वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यानी जितने भी विद्यार्थी होते हैं तो सबकी वैयक्तिक भिन्नताएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। और जब शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन होता है तो ये सभी की भिन्नताओं को, यानी वैयक्तिक जो भिन्नताएं होती हैं सबको संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना। अब 5 रुपए भी नहीं दोगे, आप किसी व्यक्ति को इसके लिए कर दोगे तो ये भी संभव नहीं है, आपको दंड भी नहीं देना है। ठीक है, ऐसा कानून नहीं बना सकते। तो इसका राइट आंसर है आवासीय विद्यालय खोलना। और वंचित बच्चों में आते हैं, यानी नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चे जो नियमित उपस्थित नहीं करते हैं तो आवासीय विद्यालयों में वो बच्चे वहीं रहेंगे और अपनी नियमित उपस्थिति देंगे। तो ये आपकी सीरीज थी। कल फिर से मिलते हैं अगली सीरीज के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। डेली आपको प्रैक्टिस सेट अवश्य कराई जाएगी। साथ ही साथ कल मैं आपको जीन पियाजे की जो भी उनका संज्ञानात्मक विकास के जो क्षेत्र उन्होंने दिए हैं, जो उनकी यानी जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं, उनसे प्रश्न आपके बहुत बनते हैं और वहां आपके प्रश्न गलत भी होते हैं। तो कल मैं आपको जीन पियाजे की जो भी उनकी अवस्था है तो उनके बारे में पढ़ाऊंगी, उस पर वीडियो लेके आऊंगी, कंटेंट पर वीडियो आपको मिलेगी। तो कल की वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेगी। साथ ही साथ मैंने आपके लिए नोट्स बनाना भी शुरू कर दिए हैं। जैसे ही नोट्स बन जाएंगे तो मैं आपको वो नोट्स अवश्य दूंगी, क्योंकि नोट्स पढ़ने से आपका जो भी सीटेट है, यूपी टेट है, वो आपका 100% निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने नोट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। अब देखो टाइम तो थोड़ा लगता है, क्योंकि इतना मेरे पास स्वयं भी टाइम नहीं होता है। वीडियो भी बनाती हूँ, एडिट भी स्वयं ही करती हूँ और सारा काम मैं फ़ोन से ही करती हूँ। साथ ही साथ घर को भी संभालना होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने मतलब आपके लिए नोट्स बनाना शुरू कर दिया है और मैं आपको नोट्स जल्दी ही दूंगी। और इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालती हूँ। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये सीटेट अब की बार अवश्य पास करना है, क्योंकि इसके बाद आपका 2025 में जो भी सीटेट होगा तो उसमें आपके यानी नियम सारे सीटेट के बदलने वाले हैं, आपका सिलेबस बदलने वाला है, आपका बोर्ड बदलने वाला है। तो पूरी तैयारी के साथ
अपना टाइम मैनेजमेंट करके और सीटेट पास करिए।